हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो ICAR IARI टेक्नीशियन एग्जाम का जो सोशल साइंस का पार्ट है उसमें हम लोग यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद नामक चैप्टर को आज यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसमें से आपको टॉप 100 MCQ आपको देखने को मिलेगा। और इससे पहले हम यहाँ पर सोशल साइंस में यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का थ्योरी सेक्शन लाए थे। अगर आप लोग थ्योरी सेक्शन नहीं देखे हो तो जाकर के सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को देख लो, ताकि आप लोग यहाँ पर आसानी से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। और हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, ताकि एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन कवर कराया जा सके। और अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो यूरोप में राष्ट्रवाद से अगर क्वेश्चन आएगा तो 100% में विश्वास दिलाता हूँ कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल साइंस, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है। और सारे यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन में आपको डिटेल्स के साथ में बताऊंगा, ताकि आपको 500 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के अंदर ही देखने को मिल जाए। ठीक है, और अगर आप लोग अगर थ्योरी सेक्शन को नहीं देखे हैं तो जरूर थ्योरी सेक्शन को देखिएगा। और आप लोग को अगर PDF चाहिए, ठीक है, इस टॉपिक का अगर PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो वहाँ से जुड़ करके तुरंत आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या फिर पश्चिमी एशिया? तो देखिए हमारे विश्व में टोटल 7 महादेश है। ठीक है, और 7 महादेश में जो है यूरोप जो कि सबसे ज़्यादा नगरीकृत महादेश है, इसी महादेश के अंदर इटली और जर्मनी आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया? तो सारे कुछ हम लोग थ्योरी सेक्शन वाले में ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। तो अगर थ्योरी सेक्शन आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, देखिए ऐसे यहाँ पर भी मैं डिटेल्स में बताऊँगा। तो वियना कांग्रेस क्या था, यहाँ पर जो है एक्चुअली में एक सम्मेलन हुआ था। वियना कांग्रेस एक सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1815 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, 1815 में वियना कांग्रेस नामक एक सम्मेलन हुआ था। इससे पहले एक्चुअली में फ्रांस में शासक था कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, 1815 से पहले फ्रांस में शासक था नेपोलियन बोनापार्ट, लेकिन 1815 में, ठीक है, फ्रांस नेपोलियन का जो है वहाँ से सत्ता समाप्त हो गया और नेपोलियन वहाँ से हट गए। ठीक है, यानी कि फ्रांस के गद्दी से नेपोलियन हट गए। ठीक है, उसके बाद 1815 में ही तुरंत फिर वहाँ पर जो है किसको बैठाया जाए गद्दी पर, इसके लिए एक सम्मेलन हुआ वियना कांग्रेस, जिसका नाम दिया गया। ठीक है, वियना कांग्रेस इसका नाम दिया गया, जिसमें रूस, ब्रिटेन और आपका ऑस्ट्रिया जैसे देश शामिल था। ठीक है, और इसमें आपका इस वियना कांग्रेस के माध्यम से बुर्बो वंश को वहाँ पर लाया गया। ठीक है, कौन सा वंश? बुर्बो वंश को लाया गया और बुर्बो वंश को स्थापना वहाँ पर किया गया 1815 में। ठीक है, तो ये याद रखना है कि बुर्बो वंश जो है किसके बाद लाया? तो वियना कांग्रेस के बाद, वियना कांग्रेस सम्मेलन समझौते के बाद ही बुर्बो वंश की स्थापना 1815 में हुआ। और नेपोलियन से पहले, नेपोलियन बोनापार्ट से पहले भी बुर्बो वंश की थी शासक यहाँ पर, लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट आ गए तो इस वंश का समाप्त हो गया था यहाँ पर शासन। लेकिन फिर से यहाँ पर 1815 में जब हार गए आपका नेपोलियन बोनापार्ट, तो उसके बाद यहाँ पर फिर से बुर्बो वंश की स्थापना हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश का। ठीक है, बुर्बो वंश का स्थापना हुआ था वियना कांग्रेस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से है? लाल सेना, कार्बोनरी, फ्लिक हेटारिया या फिर डायट? तो देखिए मेजनी जो है इसका संबंध जो है वह कार्बोनरी संघ से है। ठीक है, कार्बोनरी संगठन से मेजनी का संबंध है। मेजनी है कौन? तो मेजनी जो है यह इटली के एकीकरण का जनक है। कौन है? इटली के एकीकरण का जनक है मेजनी, और इसका पूरा नाम है जोसेफ मेजनी। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। यंग इटली और, ठीक है, यंग इटली और यंग यूरोप दोनों की स्थापना किसने किया था? तो यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो संगठन की स्थापना किया था मेजनी ने, जोसेफ मेजनी ने। इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इटली के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है जोसेफ मेजनी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? देखिए जो इटली और जर्मनी का एकीकरण जो था उसका विरुद्ध कौन था? मतलब कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में बाधा के रूप में कौन खड़ा हो रहा था? तो वह था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण में बाधा के रूप में खड़ा हो रहा था, जिस वजह से इटली और जर्मनी को
जिस वजह से इटली एवं जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था वह था आपका मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये वर्ड को याद रखना है, इस नाम को याद रखना है। ठीक है, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। अगला प्रश्न है आपके पास, काउंट काबूर, काफी इंपॉर्टेंट है। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? देखिए, काउंट काबूर जो था इसको विक्टर इमैनुअल ने आपको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, काउंट काबूर भी इटली के एकीकरण के एक महान क्रांतिकारी था और इन्होंने इटली की समस्या को पूरे विश्व अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। तो यह एक प्रकार का क्या था? राजनीतिज्ञ था, राजनीति करता था, कूटनीति करता था और इस प्रकार जो है इटली की समस्या को पूरे अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया और इस प्रकार जो है इटली के एकीकरण में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, और विक्टर काबूर जो है इसको काउंट काबूर जो है इसको विक्टर इमैनुअल के द्वारा प्रधानमंत्री के पद में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इसे भी याद रखना है। अगर बात करते हैं और यहाँ पर काउंट काबूर की, तो इटली की एकीकरण जो है 1871 में काउंट काबूर ने ही किया था, यह भी याद रखना है। ठीक है, और बात करते हैं अगर काउंट काबूर की, तो काउंट काबूर जो है एक राजनीतिज्ञ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखिए, गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था? तो देखिए, गैरीबॉल्डी जो है यह भी एक इटली का क्रांतिकारी था और अगर आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी सेक्शन तो काफ़ी विस्तार में इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो गैरीबॉल्डी कौन थे? एक नाविक था, पेशा से एक नाविक था और गैरीबॉल्डी जो है इटली के एकीकरण का एक महान क्रांतिकारी भी था। और इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का तलवार भी गैरीबॉल्डी को कहा जाता है क्योंकि इसने तलवार के दम पर इटली का एकीकरण करना चाहा था। ठीक है, तो इसलिए इटली के एकीकरण के तलवार के नाम से कौन जाना जाता है? तो गैरीबॉल्डी ही जाना जाता है। गैरीबॉल्डी ने लाल कुर्ती नामक एक सेना संगठन का भी स्थापना किया था। तो इससे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम पहले बताए थे आपको इसके बारे में। तो जर्मन राइन का निर्माण जो है नेपोलियन ने किया था। किसने? नेपोलियन ने जर्मन राइन का निर्माण किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि जर्मन राइन का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन का निर्माण किया था। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति में जो है फ्रांस की राज्य क्रांति की बात करते हैं तो यहाँ पर नेपोलियन जो है 1804 ईस्वी में आपका यहाँ पर गद्दी पर बैठता है। ठीक है, एक्चुअली में 1799 ईस्वी में ही आपका फ्रांस के प्रथम कॉन्सल बनता है। कौन? आपका नेपोलियन बोनापार्ट। कब? 1799 ईस्वी में ही फ्रांस के प्रथम कॉन्सल बन जाता है। कौन? तो नेपोलियन बोनापार्ट। और 1804 में यह धीरे धीरे वहाँ पर सम्राट के पद पर शासन कर लेता है। ठीक है, सम्राट के पद पर एक्चुअली में नेपोलियन बोनापार्ट पहले एक सेना था और धीरे 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 अपना ये दिमाग और अपना चतुराई के साथ और अपना शक्ति के बल का उपयोग करके, ठीक है, 1804 में यह फ्रांस का क्या बन गया? तो 1804 ईस्वी में जो है आपका फ्रांस का सम्राट बन गया, यानी कि फ्रांस का यह राजा बन गया। कब? 1804 ईस्वी में, इसे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेपोलियन ने ही आपका नेपोलियन के हाथों में यहाँ पर सत्ता चला गया फ्रांस का और इसी ने यहाँ से शासन करना शुरू किया फ्रांस के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेपोलियन ने अपना जो है एक क्या किया? नेपोलियन ने अपना एक
कॉड यहाँ पर जारी किया, ठीक है, जिसे नेपोलियन कॉड कहा जाता है या फिर नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या किया इन्होंने, नेपोलियन संहिता में क्या किया, जो भी यह लागू करना चाहता था कानून उसको लाया और एक साथ इस नेपोलियन संहिता के अंदर सारे कानून को आपका यहाँ पर लागू कर दिया, ठीक है, नेपोलियन संहिता के तहत। तो नेपोलियन संहिता कब लागू किया, तो नेपोलियन संहिता भी 1804 में ही लागू किया था और 1804 में नेपोलियन संहिता को लागू कर दिया, जो कि नेपोलियन कॉड के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसमें क्या था, तो कानूनों का एक संग्रह था जो कि नेपोलियन के द्वारा फ्रांस के अंदर अप्लाई किया गया था यह कानून, ठीक है। उसके बाद 1800 ईस्वी में जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया था। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में किया था, ठीक है। एक्चुअली में इन्होंने 2 युद्ध भी लड़ा था, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर और जान लेते हैं। तो इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था, तो नेपोलियन ने ही कहा था इंग्लैंड को बनियों का देश, ठीक है। और 1804 ईस्वी में जब नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस भी किया और इस तरह से जो है आधुनिक फ्रांस का वहाँ पर निर्माण किया। तो आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट को ही आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसका तो ऐसे नेपोलियन बोनापार्ट सही आंसर हो जाएगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला प्रश्न है, जालवेरिन कैसी संस्था थी, तो जालवेरिन जो है एक व्यापारियों की एक संस्था थी, ये याद रखना है, ठीक है। जालवेरिन कैसी संस्था थी, व्यापारियों की एक संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो रक्त एवं लौह की नीति को किसने अपनाया था, आपका बिस्मार्क ने अपनाया था। किसने, बिस्मार्क ने अपनाया था। जर्मन एकीकरण में जो है बिस्मार्क ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था और जर्मन एकीकरण को भी किसने किया था, तो बिस्मार्क ने ही जर्मन एकीकरण को संभव बनाया था और इन्होंने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था जर्मन के अंतर्गत, ठीक है। तो ये अगर पूछा जाए आपसे कि रक्त एवं लौह की नीति को किसने अपनाया था, तो बिस्मार्क ने अपनाया था। या फिर पूछा जाए जर्मन का एकीकरण किसने किया था, तो बिस्मार्क ने ही किया था, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि जर्मन जो है इसका सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था, तो पर्सा था। पर्सा जर्मन का सबसे शक्तिशाली राज्य था, इसीलिए जो है बिस्मार्क जो है पर्सा से ही अपना शासन करना चाहता था, यानी कि पर्सा से ही अपना जो है जर्मन का एकीकरण का शुरुआत करना चाहता था। यह भी याद रखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसके बारे में बता देता हूँ, बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था, तो बिस्मार्क को सबसे अधिक भय था आपका फ्रांस से। यह भी ये पॉइंट याद रखिएगा कि बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था इटली एकीकरण जर्मन एकीकरण में, तो इसका सबसे ज़्यादा भय था फ्रांस से, ठीक है। और जर्मन जो है आपका किसके नेतृत्व में करना चाहता था, पर्सा के नेतृत्व में अपना क्या करना चाहता था, अपना जो है पर्सा के नेतृत्व में एकीकरण करना चाहता था, क्योंकि पर्सा एक शक्तिशाली राज्य था आपका जर्मन के अंदर, ठीक है। यह भी याद रखिएगा। और अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अगला प्रश्न है आपके पास, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसके बारे में बताए थे थ्योरी वाला सेक्शन में, ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कब हुआ था। एक्चुअली में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ क्यों था, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे। देखिए एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था आपका 1870 में, ठीक है। 1870 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था सेडान का युद्ध। कौन सा युद्ध, सेडान का युद्ध, काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध था। तो सेडान का युद्ध जो है 1870 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस एवं पर्सा के बीच में हुआ था, ठीक है। फ्रांस एवं पर्सा के बीच में आपका हुआ था सेडान का युद्ध। और कब हुआ था, 1870 में हुआ था। एक्चुअली में फ्रांस एवं पर्सा के बीच जो सेडान का युद्ध हुआ 1870 में, इसी युद्ध के बाद क्या हुआ, नेपोलियन तृतीय का पराजय हो गया, ठीक है। जो कि नेपोलियन तृतीय ने पर्सा के आगे अपना आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार जो है नेपोलियन तृतीय की यहाँ पर पराजय हो गया था, ठीक है। इसके बाद जो है बिस्मार्क, इसके बाद यहाँ पर एक संधि होता है, इस युद्ध के बाद एक संधि हो जाता है फ्रांस एवं पर्सा के बीच में जिसका नाम था फ्रैंकफर्ट की संधि, ठीक है। जिसका नाम था फ्रैंकफर्ट की संधि। तो सेडान के युद्ध के बाद ही फ्रांस और पर्सा के बीच में जब सेडान का युद्ध हो जाता है और फ्रांस की पराजय हो जाती है और फ्रांस के जो शासक था नेपोलियन तृतीय पर्सा के आगे जो है आत्मसमर्पण कर देता है, तो इसके बाद एक संधि होता है फ्रैंकफर्ट की संधि। और यह संधि होता है 10 मई 1871 को, ठीक है। याद रखना है कब होता है, 1871 में होता है फ्रैंकफर्ट की संधि। और इस संधि के माध्यम से आपका जो है सूडान के युद्ध के बाद जर्मन का एकीकरण संभव हो पाता है। इस संधि के माध्यम से ही सूडान के
के युद्ध जब हुआ उसके बाद ये जो संधि हुआ इसके माध्यम से ही जर्मन एकीकरण संभव हो पाता है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि पूछा जाए कब हुआ था, तो 1871 में हुआ था। सेडान का युद्ध कब हुआ था पूछा जाए तो 1870 में हुआ था। किसके किसके बीच यह संधि हुआ था, तो फ्रांस एवं पर्सा के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला। आगे है यहाँ पर नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। देखिए अगर आप लोग थ्योरी सेक्शन देखे होंगे जरूर बता देंगे नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1820, 1821, 1822 या फिर 1823। तो देखिए इसका सही आंसर होगा 1821। 1821 में नेपल्स की क्रांति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। देखिए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में या फिर इंग्लैंड में। तो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था आपका इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, याद रखना है। ठीक है, इंग्लैंड यानी कि युद्ध जो है आधुनिक औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ था, इंग्लैंड से ही। ठीक है, यह भी याद रखना है। तो इंग्लैंड में आपका जो है चार्टिस्ट आंदोलन का शुरुआत हुआ था, कहाँ से, इंग्लैंड से। और एक यहाँ पर क्वेश्चन याद रखिएगा कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो औद्योगिक क्रांति का शुरुआत भी आपका इंग्लैंड से ही हुआ था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का शुरुआत भी आपका कहाँ से हुआ था, इंग्लैंड से हुआ था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था, कब किया था यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित। तो देखिए यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया था, तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था 1832 में। कब, 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। ठीक है, तो इसे भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष, इसका मतलब कार्बोनेट संगठन किस वर्ष हुआ था। तो कार्बोनेट संगठन जो है यह किससे संबंधित था, इसका गठन किसने किया था, यह किससे संबंधित था, तो जोसेफ मैजनी से संबंधित था कार्बोनेट संगठन। और इसका गठन जो किया था वह किया था 1810 ईस्वी में। ठीक है, 1810 ईस्वी में कार्बोनेट संगठन का स्थापना हुआ था। अगला है एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था। एड्रियानोपुल की संधि के बारे में भी हम लोग पढ़े थे आपका थ्योरी सेक्शन में। तो एड्रियानोपुल की संधि हुआ था आपका 1829 में। ठीक है, 1829 में एड्रियानोपुल की संधि हुआ था। अगला प्रश्न है आपके पास, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एड्रियानोपुल की संधि 1829 में हुआ था, यह हम लोगों को पता चल गया। और यह संधि किन दो देशों के बीच हुआ था, तो यह संधि हुआ था आपका तुर्की एवं रूस के बीच में। ठीक है, तुर्की एवं रूस के बीच में यह संधि हुआ था। तो एड्रियानोपुल की संधि तुर्की एवं रूस के बीच में हुआ था। ठीक है, यह याद रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके पास, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था। हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, सेडान का युद्ध हुआ था आपका 1870 में। और इसके बाद ही एक फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ 1871 में, जिसके बाद ही आपका इटली का एकीकरण संभव हो पाया था। और आपका जो है उसके बाद जो है अब 1871 में जब 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ, इसके बाद ही जर्मन का एकीकरण संभव हो पाया था। गलती से इटली का एकीकरण बोला गया। ठीक है, तो जर्मन का एकीकरण इसके बाद संभव हो पाया था। और यह हुआ था किसके बीच में, तो फ्रांस और पर्सा के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था। तो हंगरी पर किस देश का पूर्ण अधिपत्य था, ऑस्ट्रिया का। किसका, ऑस्ट्रिया का पूर्ण अधिपत्य था हंगरी के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि हंगरी के ऊपर पूर्ण अधिपत्य किसका था, तो ऑस्ट्रिया का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। ठीक है, रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था। अगला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था। तो सभी को पता है सेडन का युद्ध हुआ था 1870 में फ्रांस एवं पर्सा के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो देखिए, किस देश का साहित्य एवं जो है ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत के रूप में रहा था यूरोप वासियों के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यूनान के जो साहित्य था और यूनान के जो ज्ञान विज्ञान जो था, वो दो चीज़ जो है आपका काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा स्रोत रहा पूरा यूरोप वासियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यूनान। ठीक है,
अगला प्रश्न है यहाँ पर युवा इटली यानी कि यंग इटली का विकास किया था, किसने किया था? तो हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके थे कि यंग इटली और यंग यूरोप दोनों का विकास किया था किसने? जोसेफ मैजनी ने। और जोसेफ मैजनी जो है इटली का एकीकरण का इसे जनक कहा जाता है, और इन्होंने ही इटली का एकीकरण जो है प्रसा के नेतृत्व में प्रसा के नेतृत्व में तो नहीं होगा, सार्डिनिया पिडमोंट के नेतृत्व में यह शासन अपना जो है इटली का एकीकरण करना चाहता था। जोसेफ मैजनी जो है सार्डिनिया पिडमोंट राज्य जो था वहाँ पर काफ़ी शक्तिशाली राज्य था आपका इटली के अंदर, तो इटली के सार्डिनिया पिडमोंट राज्य के नेतृत्व में आपका जोसेफ मैजनी इटली का एकीकरण को शुरू करना चाहता था। ठीक है, और आपका प्रसा के नेतृत्व में करना चाहता था जर्मन का एकीकरण को बिस्मार्क। ठीक है, तो वहाँ पर भी याद रखिए बिस्मार्क जो है जर्मन के एक शक्तिशाली राज्य प्रसा के नेतृत्व में अपना जर्मन का एकीकरण करना चाहता था, और जोसेफ मैजनी जो है इटली का एकीकरण करना चाहता था इटली के एक महत्वपूर्ण राज्य या फिर शक्तिशाली राज्य सार्डिनिया पिडमोंट के नेतृत्व में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोसेफ मैजनी युवा इटली का स्थापना किया था। और जोसेफ मैजनी जो है इटली एकीकरण का जनक कहा जाता है, इसे भी याद रखना है। साथ ही साथ यंग यूरोप का भी स्थापना जोसेफ मैजनी ने ही किया था, यह भी बात याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जाने से पहले और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए जोसेफ मैजनी के बारे में। इन्होंने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नारा दिया था, उस नारा का नाम क्या था? इसने कहा था कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो। यह वर्ड कहा था आपका, यह नारा लगाया था किसने? जोसेफ मैजनी ने। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। और यंग इटली की स्थापना कब किया था जोसेफ मैजनी ने? तो 1831 में, यह डेट को भी याद रखिएगा, 1831 में यंग इटली की स्थापना किया था जोसेफ मैजनी ने। अगला प्रश्न है बिस्मार्क निम्न में से क्या है? तो बिस्मार्क निम्न में से क्या है? कवि है, नाटककार है, संगीतज्ञ है या फिर कूटनीतिज्ञ है? तो बिस्मार्क जो है कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिस्मार्क जो कि जर्मन के एकीकरण का काफ़ी नायक था या फिर जनक था जर्मन एकीकरण का बिस्मार्क, जिन्होंने क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न, डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की। सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था? देखिए सार्डिनिया पिडमोंट के नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना चाहता था कौन? जोसेफ मैजनी। और सार्डिया पिडमोंट का उस समय शासक कौन था? तो सार्डिया पिडमोंट का शासक था उस समय विक्टर इमैनुएल। विक्टर इमैनुएल जो है सार्डिनिया पिडमोंट का शासक था। और इन्होंने ही, ठीक है, सार्डिनिया पिडमोंट के अंदर जो है जोसेफ मैजनी को प्रधानमंत्री बनाया था, यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया था किसने? विक्टर इमैनुएल ने, ताकि जो है आपका जोसेफ मैजनी सार्डिनिया पिडमोंट के नेतृत्व में इटली का एकीकरण संभव कर सके। ठीक है, तो सार्डिनिया पिडमोंट के शासक था विक्टर इमैनुएल, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था, यूनान में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लॉर्ड बायरन शहीद हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया, लॉर्ड बायरन। ठीक है, अच्छा, यूनानी जो है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो हम लोग पढ़े थे पहले ही, 1932 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। और एक चीज़ हम लोग पढ़े थे आपका यूनान के बारे में, कि वहाँ की जो है क्या चीज़ से जो है पूरा यूरोपवासी जो है प्रेरित था। तो वहाँ के जो साहित्य था और ज्ञान विज्ञान था, उससे प्रेरित था पूरा यूरोपवासी। ठीक है, कहाँ के? यूनान के। ठीक है, यूनान के ज्ञान विज्ञान और संस्कृति से पूरा यूरोपवासी प्रेरित था। और यूनान को राष्ट्र को जो है 1832 में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। ठीक है, जेल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? प्रसा ने, ऑस्ट्रिया ने या फिर सार्डिनिया ने या फिर फ्रांस ने? तो प्रसा की स्थापना किस राज्य ने किया था, यह आपको बताना है। जेल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? प्रसा ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रसा ने आपका जेल्वेराइन नामक संस्था की स्थापना किया था। और यह जो है कैसी संस्था थी? तो जेल्वेराइन क्या थी? एक व्यापारिक संस्था थी। ठीक है, चलिए अगला है हंगरी की भाषा क्या थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैग्यार जो है हंगरी की भाषा थी।
हंगरी की भाषा मैग्यार थी, ठीक है। और हंगरी के ऊपर किसने अपना स्थापत्य जमा लिया था, तो ऑस्ट्रिया ने हंगरी के ऊपर अपना स्थापत्य जमा लिया था, यानी कि अधिकार कर लिया था, ठीक है। चलिए अगला है आपके पास, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो देखिए यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसका पराजय हुआ था, तुर्की का, रूस का, यूनान का या फिर फ्रांस का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तुर्की का, क्योंकि तुर्की का पराजय हुआ था यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है। और इस वजह से यूरोप को तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिहीन हो गया था और इस वजह से यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में इसकी पराजय हो गई थी। और इस वजह से तुर्की को क्या कहा जाता है, यूरोप का मरीज कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था। तो राष्ट्रवाद का प्रतीक था मारियान फ्रांस का, ठीक है। फ्रांस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था मारियान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, फ्रांस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था मारियान। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा वीवीआई के तौर पर। तो यूरोपीय सभ्यता का पलना कहा जाता था यूनान को, ठीक है। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पलना कहा जाता था। यूनान को जो है राष्ट्रीय स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 1932 में इसका घोषणा किया गया कि यह स्वतंत्र राष्ट्र हो गया है, ठीक है। और अब 1832 में और यूनान को ही यूरोपीय सभ्यता का पलना कहा जाता है। और यूनान की संस्कृति एवं ज्ञान प्रज्ञान से पूरा यूरोपवासी प्रेरित था। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। एक्ट ऑफ यूनियन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको वीवीआई के रूप में लगा लीजिए। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में आया था। और यह जो एक्ट आया था यह किसके किसके बीच हुआ था, तो इस जो है स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों ने मिल करके जो है एक्ट ऑफ यूनियन को लाया था। और एक्ट ऑफ यूनियन के माध्यम से ये दोनों विलय हो गया किसमें, ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण किसके माध्यम से हुआ, तो एक्ट ऑफ यूनियन के माध्यम से हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ, 1707 में पारित हुआ, जिसके माध्यम से ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ, ठीक है। तो यह याद जरूर रखिएगा कि ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण किस एक्ट के माध्यम से हुआ था, तो एक्ट ऑफ यूनियन के माध्यम से हुआ था। कब हुआ था, 1707 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला है आपके पास, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। तो जब 1789 में फ्रांस का क्रांति हुआ उस समय वहाँ पर किसका शासन चल रहा था, बुर्बो वंश का शासन चल रहा था। बुर्बो वंश का शासक एक था लुई 16वां जो था वहाँ पर बुर्बो वंश का एक शासक था। और इसी के समय वहाँ पर 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था। कब, 1789 में, ठीक है, 14 जुलाई 1789 को हुआ था। एक्चुअली में क्या हुआ था 14 जुलाई 1789 को, वहाँ पर जो है बहुत सारे व्यक्तियों को लुई 16वां ने क्या किया था, एक बास्तिल नामक कारागिरी में, यानी कि बास्तिल नामक कारागिरी मतलब हो गया एक जेल था जिसका नाम था बास्तिल। और इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा निर्दोष व्यक्ति को बंद करके रखा था। तो इसको यहाँ पर छुड़ाने के लिए आपका 14 जुलाई 1789 को फ्रांस के जो क्रांतिकारी था इस दीवार को तोड़ दिया, इस जेल को तोड़ दिया और सारे जो कैदी था उसको बाहर निकाल लिया गया। और इसके बाद यहाँ पर जो है 14 जुलाई को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यहाँ पर राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और इस तरह का 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यह याद रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो उस समय बुर्बो वंश का शासन चल रहा था, ये भी याद रखना है। चलिए अगला है आपके पास, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था। देखिए हम लोग नेपोलियन संहिता के बारे में पहले पढ़ चुके थे कि नेपोलियन संहिता एक ऐसे संहिता था जिसमें नेपोलियन के द्वारा फ्रांस में शासन करने के लिए विभिन्न प्रकार के नियम को लाया था, ठीक है। और यह कब लाया था, 1804 में लाया था, क्योंकि 1804 में ही फ्रांस की गद्दी पर बैठा था कौन, तो नेपोलियन बोनापार्ट। और तुरंत 1804 में ही जो है अपना जो है मजबूत करने के लिए अपना शासन को एक नेपोलियन संहिता लाया, जो कि आपका विभिन्न प्रकार के कानून का संग्रह था। और 1804 में यह लाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेपोलियन ने क्या इंग्लैंड को कहा था, बनियों का देश। अच्छा, नेपोलियन के बारे में अभी एक दो क्वेश्चन यहाँ पर और हम लोग कर लेते हैं। इन्होंने 2 युद्ध लड़ा था, एक ट्राफलगर का युद्ध और एक लड़ा था इन्हें वाटरलू का युद्ध। तो दोनों को याद रखना है। जो ट्राफलगर का युद्ध था, ठीक है, ट्राफलगर का जो युद्ध था यह हुआ था आपका 1805 में, ठीक है। तो याद रखना है कि ट्राफलगर का युद्ध कब हुआ था, 1805 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो यह युद्ध हुआ था आपका इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में। आपका
इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में हुआ था ट्राफलगर का युद्ध। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि ट्राफलगर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें कि नेपोलियन को पराजय का सामना करना पड़ा था। ठीक है, नेपोलियन को पराजय का सामना करना पड़ा था, और जब इसको पराजय कर दिया गया तो इसके बाद इसको एक द्वीप भेज दिया गया जिसका नाम था, ठीक है, उस द्वीप का नाम क्या था, तो उस द्वीप का नाम था आपका एल्बा द्वीप। ठीक है, एल्बा द्वीप या फिर एल्बा के टापू में से भेज दिया गया था इसके पराजय के बाद। यानी कि ट्राफलगर के युद्ध में जब नेपोलियन का पराजय हो जाता है तो इसे कहाँ भेज दिया जाता है, यहाँ पर भेज दिया जाता है एल्बा द्वीप में। ठीक है, उसके बाद और एक दूसरा युद्ध जो इन्होंने लड़ा 1805 में, एक युद्ध लड़ा ट्राफलगर का युद्ध, और फिर दूसरा युद्ध लड़ा इन्होंने 1815 में। 1815 में जो युद्ध लड़ा था यह युद्ध था वाटरलू का युद्ध। क्या था, वाटरलू का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो वाटरलू का युद्ध कब लड़ा था नेपोलियन ने, 1815 में लड़ा था, जो कि आपका विभिन्न प्रकार के जो है ऑस्ट्रिया, रसिया, ठीक है, और जर्मनी ने मिल करके यह युद्ध लड़ा था, और इसमें इसके पराजय हुआ था फिर से किसका, नेपोलियन बोनापार्ट का। एक्चुअली में जब इसको सेंट एल्बा द्वीप भेजा गया था तो वहाँ से एक बार भाग निकला था और फिर फ्रांस की गद्दी पर बैठ गया था। तो इस प्रकार फिर से एक बार वाटरलू का युद्ध हुआ और इसमें फिर से नेपोलियन का पराजय हुआ। और इस बार जब नेपोलियन का पराजय हुआ तो उसे सेंट हेलेना द्वीप भेजा गया था। पहले भेजा था अल्वा द्वीप, इस बार सेंट हेलेना द्वीप इसे भेज दिया गया। कब भेजा गया, तो 1815 में, क्योंकि 1815 में इसका पराजय हुआ था और 6 साल बाद 1821 में इसकी मृत्यु हो गया था वहाँ पर। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है, यह याद रखिएगा। तो दोनों युद्ध याद रखना है कि वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में और आपका ट्राफलगर का युद्ध हुआ था 1805 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े थे। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़ा था, और तीनों युद्ध जो है हम यहाँ पर जब थ्योरी सेक्शन कर रहे थे तो काफ़ी अच्छे से हम बता चुके थे, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। पहला डेनमार्क का युद्ध था, ठीक है, इस प्रकार से, और दूसरा ऑस्ट्रिया का युद्ध था। इस प्रकार इन्होंने 3 युद्ध लड़ा था और तीनों युद्ध के बारे में हम पहले बता चुके हैं, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा जाके थ्योरी सेक्शन को। वियना कांग्रेस में कौन से राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। देखिए, ब्रिटेन जो था वियना कांग्रेस में सम्मिलित था। ठीक है, उसके बाद वियना कांग्रेस की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है रसिया भी सम्मिलित था, ये ठीक है। उसके बाद ये जर्मनी भी सम्मिलित था। तो कौन सम्मिलित नहीं था, तो फ्रांस सम्मिलित नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो 35 का जो है ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पर जो है आपका वियना कांग्रेस में जो है कौन सम्मिलित नहीं था पूछा गया है, तो जर्मनी सम्मिलित नहीं था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। और ब्रिटेन, रूस और फ्रांस तो इसमें सम्मिलित था। ठीक है, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस इसमें सम्मिलित था। वियना कांग्रेस में ब्रिटेन, रूस और फ्रांस सम्मिलित था, और साथ ही साथ ऑस्ट्रिया भी इसमें सम्मिलित था, लेकिन जर्मनी इसमें सम्मिलित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वियना कांग्रेस में जर्मनी सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस कब हुआ था, 1805 में हुआ था, जिसके माध्यम से फिर से बुर्बो वंश की स्थापना हुआ था। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी। तो वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना जो है रूस ने पेश किया था। यह जो सम्मेलन हुआ था वियना कांग्रेस, इसमें पवित्र संघ नामक एक योजना को पेश किया था रसिया ने। अगला प्रश्न है, यंग इटली के संस्थापक कौन है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, यंग इटली के संस्थापक है जोसेफ मैजनी, जो कि इटली के एकीकरण के जनक का माना जाता है। ठीक है, फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस के राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद है। यह शब्द किसने कहा था, तो यह कहा था आपका चार्ल्स दसम ने। किसने कहा था, चार्ल्स दसम ने कहा था कि जो है आपका अंग्रेजी राजा के भांति शासन करना, उससे अच्छा है कि हम लकड़ी काटना पसंद करेंगे। यह कहा था किसने, चार्ल्स दसम ने। अगला प्रश्न है, फ्रांस का शासक कौन था। प्रसा का शासक कौन था, तो प्रसा का शासक था आपका विलियम प्रथम। कौन था, विलियम प्रथम प्रसा का शासक था, जिसने क्या किया था आपका जिसमें कि आपका जो है बिस्मार्क को प्रधानमंत्री के पद पर चुना था। ठीक है, कहाँ, जर्मनी के अंदर। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, सभी को पता होगा, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। पहले भी हम बता चुके थे, क्योंकि यहाँ पर इसके शासन धीरे धीरे कमजोर होने लगा, इस वजह से तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था,
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी में ही नेपोलियन ने एक संघ की स्थापना किया था जिसका नाम था राइन संघ, और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसको कि राइन संघ जो है, जर्मन राइन संघ की स्थापना किसने किया था, तो नेपोलियन ने किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा, नेपोलियन ने जर्मनी में एक राइन संघ का स्थापना किया था। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ, तो देखिए स्वतंत्र राष्ट्र यूनान राष्ट्र जो है इसकी स्थापना एक्चुअली में हुआ था कब, इसका स्थापना हुआ था 1832 में। स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ था 1832 में, हम लोगों को पता ही है। और यह जो हुआ था कुस्तुनतुनिया के संधि के माध्यम से, सॉरी एड्रियानोपुल की संधि के माध्यम से हुआ था। ठीक है, एड्रियानोपुल की संधि के माध्यम से हुआ था। एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था, तो एड्रियानोपुल की संधि हुआ था 1829 में। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि हुआ था, जिसके बाद ही जो है आपका स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना संभव हो पाया 1932 में। तो ये याद रखना है। एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ, तो 1929 में, जिसके माध्यम से किसकी स्वतंत्रता मिली, तो यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ। ठीक है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन है, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, मैजनी जो है यंग यूरोप के संस्थापक हैं। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट आंदोलन है नव गुएल्फ आंदोलन। यह कहाँ हुआ था, तो यह आंदोलन आपका हुआ था इटली में। ठीक है, इटली के अंदर हुआ था नव गुएल्फ नामक आंदोलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, नव गुएल्फ आंदोलन इटली में हुआ था। मेटरनिक कौन था, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था उसे वही मेटरनिक था। मेटरनिक जो है कौन था, ऑस्ट्रिया के चांसलर था, और इन्होंने भी जर्मनी एकीकरण में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाया था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था, तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि कार्बोनरी की स्थापना जो है यह हुआ था 1810 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुआ था, और कार्बोनरी संस्था से कौन संबंधित था, जोसेफ मेजनी। जोसेफ मेजनी जो है कार्बोनरी संस्था से संबंधित था, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1810 में इसकी स्थापना हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, देखिए एक्चुअली में 1815 में जब फ्रांस में जो है बुर्बो वंश की फिर से स्थापना किया, ताकि जो है पुराने परंपरा को फिर से आगे चलाया जा सके, जिस वजह से फिर से पहले वाला वंश यानी कि बुर्बो वंश की स्थापना कर दिया था। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है प्रजा के प्रति दमनात्मक चीज़ों को अपनाने लगा, उसके अधिकार को काफ़ी ज़्यादा छीनने लगा, और उसके अधिकार पर प्रतिबंध लगाने लगा। तो जिस वजह से जो है वहाँ के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उग्र होकर के इसका विरोध किया, और इस प्रकार फिर बाद में 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में एक शासन का स्थापना हुआ, नया शासन, जिसका नाम क्या पड़ा, तो उसका नाम पड़ा एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, तो लाल कुर्ती नामक संस्था का संगठन किसने किया था, तो हम लोग पहले भी पढ़े थे कि लाल कुर्ती संगठन जो है यह एक सेना की संस्था था, जिसका गठन किया था गैरीबॉल्डी ने। गैरीबॉल्डी कौन थे, इटली के महान एकीकरण में काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिया था, और इटली के महान क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है गैरीबॉल्डी, जिन्होंने लाल कुर्ती नामक एक सेना का संगठन का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुआ, तो देखिए पुनर्जागरण का जो घटना था, पुनर्जागरण की घटना से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ। ठीक है, और पुनर्जागरण का शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो इटली के फ्लोरेंस नगर नामक स्थान से पुनर्जागरण का शुरुआत हुआ, और इसी के बाद राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ। एक्चुअली में राष्ट्रवाद की क्या चीज़ है, तो राष्ट्र किसी भी व्यक्ति के लिए राष्ट्र के प्रति उसका कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति उसका अधिकार, राष्ट्र के प्रति उसकी एकता, और राष्ट्र के प्रति उसके प्रेम, ये सब चीज़ें जो है राष्ट्रवाद को डिनोट करता है। ठीक है, और राष्ट्रवाद की अवधारणा को सबसे पहले किस घटना के बाद माना जाता है, तो पुनर्जागरण की घटना। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पर रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी, तो हम लोग पहले ही पढ़े थे, बिस्मार्क ने, जो जर्मनी के एकीकरण के जनक है। ठीक है, अगला है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, तो हम लोग पहले भी पढ़े थे कि जो सेडान का युद्ध था, सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ था, और इसी के बाद एक सम्मेलन भी हुआ था, फ्रैंकफर्ट संधि 1871 में। अगला प्रश्न है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण जो है फ्रैंकफर्ट की संधि के माध्यम से 1871 में यह संधि हुआ था, और इस प्रकार फिर जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था। अगला प्रश्न है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था, तो जब जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था तो उस समय फ्रांस का शासक कौन था,
तो देखिए जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का जो शासक था वह था नेपोलियन तृतीय। ठीक है, कौन? नेपोलियन तृतीय जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक था। तो यहाँ पर जो है एमसीक्यू के रूप में जितना क्वेश्चन था कवर कर लिया गया है, और आपको जो है आपको 100 क्वेश्चन, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन 53 है, लेकिन आपको इसी में से 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आने के लगभग, मुझे लगता है लगभग 300-400 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर बताया हूँ। ठीक है, और भी यहाँ पर हम लोग 1-2 फैक्ट देख लेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, ताकि आपका जो भी एग्जाम में अगर आए क्वेश्चन तो छूटे ना। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग 1-2 और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। ये सब फैक्ट आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले फ्रांस की क्रांति के बारे में। तो फ्रांस की क्रांति आपका 1789 में हुआ था। ठीक है, लुई 16वां उस समय वहाँ का शासक था, और आपका जो है 14 जुलाई 1789 को यहाँ पर बास्तिल की कारागृह के फाटक को तोड़ दिया, और वहाँ के जो क्रांतिकारी जो था, और इस प्रकार से फाटक को तोड़ करके आपका फ्रांस में राज्य क्रांति का शुरुआत किया। ठीक है, और इसी दिन 14 जुलाई को ही राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसी के साथ एक नारा दिया गया, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण नारा था समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, जो कि 42वां संविधान संशोधन के तहत भारत की प्रस्तावना में इस शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, यह भी याद रखना है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन था, वर्साय को फ्रांस की राजधानी किसने बनाया था? तो फ्रांस की जो राजधानी था वह वर्साय था, उसको किसने बनाया था? तो लुई 14वां ने बनाया था वर्साय की राजधानी, फ्रांस की राजधानी को वर्साय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और 2 चीज़ें था, एक टैक्स था। ठीक है, टीथे और टेले। तो टेले जो टैक्स था यह एक टेले जो टैक्स था यह एक प्रकार का भूमि टैक्स था। ठीक है, किस प्रकार का टैक्स था? यह भूमि टैक्स था। और एक कर था यहाँ पर टीथे, एक था टेले, एक था टीथे। टीथे जो है चर्च के द्वारा लिया जाने वाला एक धार्मिक टैक्स था। कैसा? यह एक धार्मिक टैक्स था, जो कि टैक्स था जो कि आपका चर्च के द्वारा लिया जाता है। और टीले जो है यह एक भूमि कर था, यह भी याद रखना है। ठीक है, रूस में जो है, रूस के जो क्रांतिकारी का जनक था, फ्रांस की जो क्रांतिकारी का जनक था वह था वाल्टेयर। ठीक है, मोंटेस्क्यू और रूसो, तीनों को याद रखना है, वाल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू। तो यहाँ पर हम लोग मोंटेस्क्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोंटेस्क्यू ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था कानून का आत्मा। ठीक है, कानून का आत्मा को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक बुक को लिखा था किसने? मोंटेस्क्यू ने। और इस बुक में इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत, जिसके माध्यम से न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के में तीनों में जो है शक्ति का विभाजन किया गया। तो यह जो है शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत को किसने दिया था? तो यह दिया था आपका मोंटेस्क्यू ने, जो कि फ्रांस की क्रांति का एक क्रांतिकारी था और इन्होंने यह जो है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत को दिया था। और किसमें दिया था? तो इन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक बुक में दिया था, कानून की आत्मा बुक में इन्होंने, मोंटेस्क्यू ने आपका जो है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत को दिया था। और शक्ति के पृथक्करण को लागू करने वाला सबसे पहला देश कौन था? तो यूएसए था। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 3 स्टेट हुआ करता था। ठीक है, एक था प्रथम स्टेट, एक था द्वितीय स्टेट, और एक था आपका तृतीय स्टेट, यानी कि एक सेकंड स्टेट, एक थर्ड स्टेट। प्रथम स्टेट जो था यहाँ पर उच्च पद के लोग रहते थे, यानी कि कुलीन वर्ग के व्यक्ति रहते थे। द्वितीय स्टेट में अभिजात वर्ग के लोग रहते थे, जो कुलीन वर्ग से थोड़ा सा निचला वर्ग का था, वह द्वितीय स्टेट में रहता था। तृतीय स्टेट में सभी प्रकार के व्यक्ति रहते थे, करीबन 90% लोग जो है तृतीय स्टेट के अंतर्गत रहते थे, जिसमें कि आपका गरीब से लेकर के व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक तक सारे शिक्षक, किसान, इसी मजदूर जो है इसी वर्ग के अंतर्गत आते थे। किस वर्ग में? तृतीय वर्ग के अंतर्गत आते थे। ठीक है, यह तीनों स्टेट के बारे में ध्यान से याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो है दशमलव प्रणाली जो है पूछा जाता है कभी कि दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो फ्रांस की देन है दशमलव प्रणाली। ठीक है, दशमलव प्रणाली किसकी देन है? फ्रांस की देन है, यह भी याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन था यहाँ पर फ्रांस की क्रांति से, वो सारे हम यहाँ पर देख लिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इटली की क्रांति से रिलेटेड। ठीक है, इटली का क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जोसेफ मैजनी को कहा जाता है। और इन्होंने ऑस्ट्रिया जो है इटली की क्रांति का जो सबसे बड़ा बाधक था या बाधा के रूप में कार्य कर रहा था, वह कौन था? तो वह था आपका ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया।
तो ऑस्ट्रिया इटली का सबसे बड़ा बाधा बन रहा था। इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा कौन बन रहा था? तो ऑस्ट्रिया बन रहा था, यह ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पर जो है इटली एकीकरण के प्रमुख जो है क्रांतिकारी कौन था? तो मैजनी, काउंट काबूर और गैरिबॉल्डी। काउंट काबूर जो है इन्होंने जो है इटली की समस्या को पूरे विश्व की समस्या बना दिया था, और गैरिबॉल्डी ने लाल कुर्ती नामक एक सेना संगठन का स्थापना किया था। तो यह भी याद रखिएगा। जर्मनी एकीकरण का जो है जनक किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को कहा जाता है, और बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति को अपनाया था, और बिस्मार्क जो है प्रसाद से अपना शासन करना शुरुआत किया था। जो कि प्रसाद का शासक कौन था? तो विक्टर इमैनुअल था, जिन्होंने आपका यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया था? तो बिस्मार्क को नियुक्त किया था, ठीक है। आपका फ्रांस जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था दो युद्ध के बाद। एक तो युद्ध था आपका एक्चुअली में संभव हो पाया था कौन सा युद्ध के बाद? सेडान के युद्ध के बाद। 1870 में सेडान का युद्ध हुआ, 1871 में फिर फ्रैंकफर्ट की संधि हो गया। यह युद्ध फ्रांस एवं प्रसा के बीच में हुआ था, जिसमें कि नेपोलियन तृतीय ने आत्मसमर्पण कर दिया था प्रसा के आगे में, ठीक है। एक युद्ध था सेराजोआ का युद्ध, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेराजोआ का युद्ध, ठीक है। यह युद्ध कब हुआ था? 1866 में सेराजोआ का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में सेराजोआ का युद्ध हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद एक प्राग संधि होता है, ठीक है। प्राग संधि यह 1866 में भी होता है, ठीक है। तो सेराजोआ के युद्ध होता है 1866 में, फिर इसी के बाद एक संधि होता है फ्रांस एवं प्रसा के बीच में ही, जिसका नाम था आपका प्राग संधि, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ था। एक क्वेश्चन आता है कि सेफ्टी बल्ब, इसी से रिलेटेड है आधुनिक, ठीक है, एकीकरण से ही संबंधित क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद से ही संबंधित यह क्वेश्चन है कि आपका जो है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? उसी समय में सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा? तो हेम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हेम्फ्री डेवी ने आपका सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था, यह याद रखें। सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है यह हुआ था आपका इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में, ठीक है। इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में हुआ था आपका सप्तवर्षीय युद्ध, और यह युद्ध चला था आपका कब से कब तक? तो यह युद्ध चला था 1756 से लेकर के आपका 1763 ईस्वी तक। इसे भी ध्यान में रखिएगा। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था गुलाबों का युद्ध, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, और एक दो क्वेश्चन और देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। और तुर्की का एक शासक था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की का शासक था, जिन्होंने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था 1800 कब? 1824 में, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने एक गल्ली पोती नामक युद्ध हुआ था। गल्ली पोती युद्ध किसने किया था? तो यह किया था आपका मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, ठीक है। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? कुस्तुनतुनिया था, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। और एक संधि हुआ था सेब्र की संधि, 1920 में हुआ था सेब्र की संधि, किसके किसके बीच? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा। एक्चुअली में जब सेब्र की संधि हुआ 10 अगस्त 1820 में, तो इसमें मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया था, इस संधि को मानने से इनकार कर दिया था, यह भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अब आप लोग इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, वहाँ जा करके जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, और अगला